हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड द दिल्ली दरबार। ये 4 टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। सो आज हम उन्हीं पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। आज आपको यह एहसास होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं और आपने कैसे उनको हल करना है। तो आपने वो चीजें अगर अच्छे से पढ़ी हैं तो आप इनका आंसर यहां पर परफेक्टली दे सकोगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो सेशन। और आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए बच्चे आज चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक कर दो, है ना, वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइस थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इस वीडियो का फायदा ले सकें, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के जो है वीडियो सेशन का हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपने क्या करना है, बस क्वेश्चन का आंसर यहां पर देखना है और फटाफट अपने आंसर जो है वो देते रहने हैं। तो देखिए यहां पर पहला जो आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट। आपने ये बताना है कि इनमें से 4 इंसिडेंट्स में से सबसे लास्ट में क्या हुआ है। तो अगर हम एक बार नजर डालें तो देखिए सब्सिडरी अलायंस की बात हो रही है, परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही है और एनेक्सेशन पॉलिसी की बात हो रही है। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखा है या जो अभी तक आपको नोट्स प्रोवाइडेड है, अगर आप उन पे देखो तो ये 1905 के आसपास में कहीं पर हो रहा है ना, ये 1905 के आसपास में कहीं हो रहा है। ये हमने परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो ये 1793 के आसपास कहीं पर होता है एंड इसकी बात अगर हम करें तो ये 1798 की बात हो रही है ना, 1798 1793। और एनेक्सेशन पॉलिसी तो बहुत पहले से, जब से ब्रिटिशर्स ने मतलब अगर हम बात करें तो 1764 के आसपास से आप लगा सकते हो, क्योंकि बैटल ऑफ प्लेसे, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनकी जो है प्रोसेस शुरू है। तो आपको यहां पर साल देखिए, सारी चीजें ऊपर की 2 और लास्ट के 3 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हो रहा है। तो आपने ऑप्शन सी को याद रखना है, दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात यहां पर आ रही है तो किसने की भाई साहब, यहां पर आपका नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन का नाम आप याद रखो, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन का नाम आप यहां पर याद रख सकते हो भाई साहब। अच्छा, इसके ऑपोजिशन में पार्टीशन ऑफ बंगाल इंडिया में हुआ था तो इंडियंस ने इसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की हुई थी। याद होगा आपको, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ आपने एक और चीज यहां पर यह याद रखनी है, स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ आपने देखा कि हमने बाइकॉट को भी प्रमोट किया था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको हमने इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। तो देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल और इतनी सारी चीजें आपने इसके बारे में याद रख ली भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे की बात करें। सब्सिडरी अलायंस आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, आपको एक अलायंस में आना पड़ता था ब्रिटिशर्स के साथ, जहां पर एक रूलर जो है वो अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख सकता है और बदले में वो ब्रिटिशर्स को पैसे देगा, ब्रिटिशर उसको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। एंड परमानेंट सेटलमेंट भी कुछ एक मतलब रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी इंडिया में स्टार्ट की थी। उन्होंने कुछ लैंड ऑफ को जो है वो एक अलॉट किया हुआ था एक लैंडलॉर्ड को, और वो लैंडलॉर्ड उनको रेवेन्यू इकट्ठा करके देता था ब्रिटिशर्स को, है ना। ऐसे दोनों एनेक्सेशन पॉलिसी में ये सारा आता है ब्रिटिशर्स की तरफ से, परमानेंट सेटलमेंट, सब्सिडरी अलायंस, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड और भी जितनी पॉलिसीज इंडिया के अंदर चलाई गई थी। तो ऐसे आपने इन चीजों को लर्न करना है। नंबर 2 पर आते हैं गाइस। नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखिए किससे पूछ रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16th of October 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपने बताना है कि 16 अक्टूबर 1905 को ऐसा क्या हुआ था कि हमें उसको आज भी जो हम उसको याद करते हैं, या आप जैसे बच्चों के लिए वो एक सरदर्द है कि आपको आज भी याद रखना पड़ रहा है बिकॉज आपके एग्जाम है और आपको उन चीजों को लर्न करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पूना। तो भाई साहब लग तो नहीं रहा है। दादा भाई नारोजी डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्वराज्य, पार्टीशन ऑफ बंगाल कम इनटू अफेक्ट आया था, फॉर्मर प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन कलकत्ता टाउन हॉल। तो यहां पर आपको राइट आंसर क्या दिख रहा है, तो 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है वो अफेक्ट में लाया गया था, जिसमें ये बात की गई थी कि भाई साहब अब जो है आज का पार्टीशन जो हमने किया है वो लागू होता है। उसके साथ हम देखें तो लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी मूवमेंट पूना
पूना में अंडर स्टार्ट की थी वो अलग टॉपिक बनता है, वो यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है। दादा भाई नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि जो स्वराज्य है वो भी इसी टाइम पर किया था, 1906 के आसपास में इन्होंने किया है, सारा कुछ ये हुआ है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट डेट दी गई है तो हम एग्जैक्ट डेट को बात पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ ही जोड़ सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े गाइस तो अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब आया भाई साहब, हमने अभी देखा 1906 में इसको लाया गया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन वगैरह। तो यहां पर आपने बताना कि इस मूवमेंट के एजिटेशन में हम लोग देखिए ना खुश थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, जो मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट किया, मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से जो किया गया इंडिया के साथ, हम लोग उस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, हम इस चीज से खुश नहीं थे। और इस चीज से तंग आकर हमने इंडिया में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी, क्या हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की? तो नहीं भाई साहब, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो गांधी जी के अंडर आती है और ये 1920 के टाइम पर आ रही है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1932 के आसपास जो है, 32 या 42 के आसपास जो है, ये 1942 के आसपास ये चल रही है। स्वदेशी मूवमेंट चल रही है हमारी, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही है। तो देखिए सारी मूवमेंट्स गांधी जी के साथ रिलेटेड है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर हमें गांधी जी के तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, गांधी जी तो 1915 में इंडिया आए हैं। तो यहां पर क्या है, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, जहां पर हमने ये कहा था कि फॉरेन के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जाए सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर सके। अब यहां पर ये मत पूछना कि सर हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, इकोनॉमी ऐसे ग्रोथ करेगी कि जब तुम खुद के इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को, अब देखिए मैं अगर आपको एक चीज दिखा दूं, हमारे यहाँ पर मतलब देखिए ये इमेज है, मान लीजिए कि ये मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं इस चीज़ को फ्रेम करता हूँ और मेरा देखिए सिंपल सा है, लेकिन ये इंडिया के अंदर बनता है। ऑन द अदर हैंड आजकल आप देखते हो कि कितनी सारी चीज़ें मॉडर्न वे में ऑयल पेंटिंग आ रही है, लेकिन वो समझ लीजिए किसी बाहर की कंट्री की बन के आ रही हैं। तो आप जो भी वो पेंटिंग खरीदोगे तो वो पेंटिंग के पैसे वहाँ चले जाएंगे, उस पेंटर के पास चले जाएंगे, लेकिन ये बनाया हुआ प्रोडक्ट मेरा है। अगर आप इसको खरीदोगे, भगवान तो है ना, साईं बाबा यहाँ भी है, साईं बाबा वो भी बना रहे हैं, लेकिन उनके साईं बाबा थोड़े एचडी में दिखते हैं, मेरे वाले थोड़े सिंपल दिखते हैं। तो आप उनको खरीदोगे तो वो सारा पैसा उधर, मेरे वाला खरीदोगे तो मेरा वाला इधर, है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो इसको। तो ये चीज हमने स्वदेशी मूवमेंट में करने की कोशिश की थी कि इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट का यूज करो भाई साहब। जब तुम इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट का यूज करोगे तो तुम इंडियन से चीज खरीदोगे और इंडियन के घर में पैसा जाएगा और वो डेवलप होगा, बावजूद इसके कि तुम फॉरेनर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद रहे हो। आज भी हमें इस चीज के बारे में जो है सोचना चाहिए भाई साहब। चले आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पर, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड ऑन, ठीक है, हमने एंटी पार्टीशन मूवमेंट दैट इज स्वदेशी मूवमेंट जो इंडिया में चलाई थी, स्वदेशी एंड बाइकॉट की जो मूवमेंट हमने इंडिया में चलाई थी वो कब चलाई थी और क्या ऑप्शन थे इसके? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। 7 नवंबर 1905 में ऐसा किया था, 16 अक्टूबर 1905 इस टाइम तो आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अफेक्ट हुआ था, अफेक्ट में आ गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अफेक्ट में लाया गया था 7 अगस्त 1905 और गाइस जुलाई जो है 20 जुलाई 1905। तो देखिए आपको इसके आसपास कौन सी डेट दिख रही है। अगर 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, ठीक है, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है तो हम अक्टूबर तो अगस्त में ही हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, हमने जैसे ही सुना था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो होने जा रहा है तो हमने 7 अगस्त 1905 को जो है वो स्वदेशी मूवमेंट इस टाइम अफेक्ट में लाया गया था। अब ये मत बोलना कि सर ये तो पहले अक्टूबर है फिर अगस्त कैसे आया। तो गाइज इन्होंने आइडिया पहले का दिया हुआ है, इन्होंने कहा था कि हम करेंगे और ये उस पर काम कर भी, तो 16 अक्टूबर को वो अफेक्ट में ला रहे हैं ना, तो हमने अगस्त में ही मतलब 1 अगस्त 2 महीने पहले ही हम लोग प्रोटेस्ट में थे कि ये मत करो मत करो मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया। ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट व्हिच नाम द वायसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न विद द बंगाल पार्टीशन, ठीक है। बंगाल की जब विभाजन हुआ 1905 में, उस टाइम पर आपने बताना है कि इनमें से कौन से वायसरॉय इंडिया के अंदर थे। भाई साहब पहले ही क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज बता गया हूं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको ये क्वेश्चन दिख रहा है वो तो फटाफट से आंसर दे रहे होंगे कि सर लॉर्ड कर्जन, तो मैं कैसे उनको मना कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल लॉर्ड कर्जन जो है वो इसका राइट आंसर बनता है। आगे बढ़े गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट जिसको हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं, ठीक है। सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज, आपने बताना है कि इनमें से लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बंगाल के। आपसे पहले वायसरॉय के बारे में पूछा गया, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, A.T. ऑरुंडेल है, ब्रोड्रिक है, H.H. जो है रेस्ले है, या
सर एंड्रयू जो है फ्रेजर हैं। तो गाइज यहाँ पर याद रखेगा इसका आंसर क्या है, दैट इज सर एच रेस्ले जो हैं उस टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे किसके, बंगाल के। ठीक है, तो ये देखिए कितनी सारी चीज़ें आपकी हम लोग आधे तो स्लाइड्स में कंप्लीट करवा देते हैं, पीडीएफ में कंप्लीट होती हैं, आधी चीज़ें जो आप एमसीक्यूज करते हो वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। बाकी अपने आप से टेस्ट पर जो है लगातार टेस्ट देते रहिए, आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है ना। सो हु अमंग द फॉलोइंग वर द क्रिटिक्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड प्लेस्ड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इनमें से किसको जो है वो ये माना जाता है कि जो क्रिटिक्स था किसका, कि स्वदेशी मूवमेंट नहीं स्टार्ट होनी चाहिए थी और हमें जो है ईस्ट और वेस्ट को, मतलब इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड को आपस में मिलकर जो है वो काम करना चाहिए। ये किसके बोल थे? क्या ये बीजी तिलक के थे, आर.एन. टैगोर के थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के थे या वोमेश चंद्र बैनर्जी के थे? ठीक है, दैट इज W.C. बैनर्जी। तो यहां पर याद रखिएगा गाइज ये किसके बोल थे, दैट इज आर.एन. टैगोर। ठीक है, सो आर.एन. टैगोर इज द राइट आंसर। ये किसने कहा था कि हमें स्वदेशी जैसी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें एकजुट होकर जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, इस चीज के खिलाफ, ईस्ट वेस्ट मतलब यूनिटी में हमें बिलीव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, हु वाज द फर्स्ट टू सुजेस्ट द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल। इनमें से 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि ऐसे कौन से हमारे मतलब फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने कहा था पहली बार कि हमें ब्रिटिश गुड्स का जो है वो बाइकॉट करना चाहिए बंगाल के अंदर, उन्होंने ऐसा कहा था। तो सतीश चंद्र मुखर्जी, मोतीलाल घोष, कृष्ण कुमार मित्रा, औरबिंदो घोष। गाइस तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो आपको याद होगा मैंने आपको एक नाम बताया था, संजीवनी पढ़ाया था मैंने आपको। संजीवनी एक न्यूज़पेपर था जिसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी। अब आप मेरे को यहाँ में ऑप्शन बताओ कि संजीवनी के राइटर कौन थे। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था के मित्रा जो है इसके राइटर थे और इन्होंने इस टर्म को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी किया हुआ था। सो कृष्ण कुमार मित्रा याद रखिएगा। इसमें देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है हु इज द राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर संजीवनी। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में ऐसे पूछे जाते हैं संजीवनी के राइटर कौन थे, तो याद रखिएगा के मित्रा इज द राइट आंसर। आगे बढ़े गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था वो किस चीज के लिए किया गया था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बंगाल, टू वीकन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया था, टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम्स, या हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए किया गया था। तो देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है इनमें से सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? तो देखिए डेवलपमेंट तो बनेगा नहीं भाई साहब, डेवलपमेंट करना चाहते वो तो ये तो ब्रिटिशर ने कहा ना कि डेवलपमेंट करना चाहते थे हम, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ये और ये 3 पॉइंट जो है ये दिए गए हैं ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता तो आप इनमें से 3 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब रियल रीजन क्या था। तो रियल रीजन यहाँ पर ऑप्शन बी है कि वो जिस तरीके से नेशनलिज्म ने बंगाल में अपनी जड़ें वो दिन ब दिन जमाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार जो इंडियन नेशनलिज्म को ग्रोथ करने की बात करते हैं, आप ये कह सकते हो कि जो बंगाल था ना ये एक हब बन चुका था। हब किसका? आए दिन यहाँ प्रोटेस्ट मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई ना कोई जो है बातें जो हैं वो होती रहती थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट लोगों को करवाई जा रही थी बंगाल के अंदर। बंगालीज समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स का क्या रोल है इंडिया के अंदर, तो इसलिए वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे ब्रिटिशर्स और उन्होंने इसका विभाजन जो है वो कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो 10 है वो आपसे क्या पूछ रहा है? द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। पहली बार हमने स्वदेशी और बाइकॉट का जो कंसेप्ट है इसको अडॉप्ट किया, एक मेथड जिसको हमने अपनी स्ट्रगल में यूज किया। ये हमने कब किया? विजिट द साइमन कमीशन इन इंडिया, जब साइमन कमीशन इंडिया आया था तब ऐसा हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर, होम रूल मूवमेंट के टाइम पर, या एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो गाइज यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल आप CD को चुन सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक हम यही चीजें तो डिस्कस करते आ रहे हैं। स्वदेशी और बाइकॉट जो मूवमेंट हमारी इंडिया के अंदर चली थी, जिसको हमने अपने इंडियन नेशनल स्ट्रगल का पार्ट बनाया, वो था जब बंगाल को बांटा गया था, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पर हमने
इसको करा था गाइस। आगे बढ़े गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। आपने यहां पर बताना है कि इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन वाज कैंसल्ड। आपको यह बताना है कि कब और कौन से टाइम पर पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था। तो हमने इसके बारे में कब पढ़ा था? हमने इसके बारे में पढ़ा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया है दिल्ली दरबार में। याद रखिए दिल्ली दरबार जब हुआ था, जब क्वीन और किंग और क्वीन इंडिया आए हुए थे, तो उस टाइम पर। तो कब आए थे दोस्तों? ऑप्शन याद कीजिए 7, 6, 4, 11। तो आपको याद होगा 1911 में ऐसा हुआ था जब कैपिटल भी शिफ्ट हुई थी और बंगाल को पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी एन्यूल्ड करने की, दैट इज कैंसिल करने की बात जो है वो करी गई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है दैट इज व्हेन वाज बंगाल रीयूनाइटेड ड्यू टू द प्रोटेस्ट ऑफ इंडियंस। लगातार इंडियंस के प्रोटेस्ट होने के बावजूद जिस तरीके से इंडियन ना खुश थे, तो अंग्रेजों ने कब जो है वो डिसाइड किया कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को काटेंगे, तो यहां पर उसको खत्म करेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन है 1971, 1947, 1911, 1905। तो आप बोलोगे सर कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछोगे, हम भी बोर हो गए। तो लेकिन क्या करें भाई साहब, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप तो ने तो पढ़ा है इसलिए आप फटाफट इसका आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखें गाइस, तो आपने बताना है हु वाज द लीडर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन मैड्रास। अब आपको पता है कि जो स्वदेशी मूवमेंट है बेसिकली ये बंगाल में शुरू हुई। बंगाल से इसकी फिर जो है आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस रेस्ट ऑफ द इंडिया में देखा गया। मैड्रास में इसको फॉलोअप किया जाने लगा, बॉम्बे में इसको फॉलोअप किया जाने लगा, देश के दूसरे कोनों में, अलग अलग कोनों में इसको फॉलोअप किया जाने लगा। लेकिन आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि आपने बताना है कि जो मैड्रास में जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी उसमें किसका रोल इंपॉर्टेंट था। यहां पर देखिए चिंतामणि है, चिदंबरम पिल्लाई है, राजा गोपालाचार्य है, श्रीनिवास शास्त्री हैं। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बता देता हूं, दैट इज आपके चिदंबरम पिल्लाई। ठीक है, चिदंबरम पिल्लाई, इनका पूरा नाम है V.O. चिदंबरम पिल्लाई। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली। तो अब बताना है आपने कि ठीक है मैड्रास में तो क्लियर हो गया, लेकिन दिल्ली में कौन चला रहा है भाई साहब। यहाँ 4 ऑप्शन देखिए, सैयद हैदर राजा है, लाजपत राय है, अजीत सिंह है, बाल गंगाधर तिलक है। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सैयद हैदर राजा जो है इसका राइट आंसर बनेगा। तो दिल्ली में जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी उसके लीडर ये थे भाई साहब। देखिए मैड्रास क्लियर हो गया, दिल्ली क्लियर हो गया, ठीक है, एंड बंगाल में भी आपने देखा के मित्रा। ठीक है, वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग। देखिए थीम सॉन्ग बना था ये हमारा वंदे मातरम ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग कौन से टाइम पर हमने जो है वंदे मातरम को बड़े ही दिल से गाया था या काफ़ी आप इसको पॉपुलर किया गया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शंस क्या हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर, एंटी मूवमेंट ऑफ राउलेट एक्ट के खिलाफ, या गाइस चंपारण मूवमेंट, या पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आपको याद होगा कि इसको लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और उन्होंने कहा था कि इन्होंने हमारी मातृभूमि का विभाजन किया है। लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ था कि हमारी हम जो धरती को हम माँ समझते हैं उसके साथ इन्होंने ऐसा किया। सो इट वॉज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम जैसे थीम सॉन्ग्स लिखे थे और लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा वो गाया भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the statement is not correct regarding स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग आपने बताना है इनमें से कौन सा जो पॉइंट जो आपका ऑप्शन है वो सही नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट। पहला है इट वाज लिमिटेड टू बंगाल, ये सिर्फ बंगाल तक ही लिमिट थी। नाइदर दिस मूवमेंट अफेक्टेड बंगाल फार्मर्स एंड नॉर दे वर जॉइंड, किसी ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया, ना तो वहाँ के फार्मर्स ने वगैरह ने। वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट और सम स्पेसिफिक मुस्लिम वर जॉइंड इन इट। तो अभी तक हमने तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि मैड्रास में भी इसको किया गया, पिल्लाई के अंडर, सैयद राजा ने इसको दिल्ली में करा, बंगाल के अंदर। तो ये लिमिटेड बंगाल तक नहीं थी बल्कि ये बंगाल से भी बाहर आ चुकी थी। तो इसमें आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर सकते हो। आप कहोगे कि सर ये तो बाहर भी गई थी, मैड्रास, दिल्ली, बाकी एरियाज में भी ये इन्वॉल्व थी, है ना, पुणे में थी, अलग अलग जगहों पर इसको किया जा रहा था। चले आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर। दैट इज द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बताइए भाई साहब, यहां पर आपने के 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपने बताना है कि इनमें से कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था पार्टीशन के। क्या हमने बाइकआउट स्टार्ट किया था, स्वदेशी स्टार्ट किया था,
क्या हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था या नेशनल एजुकेशन को स्टार्ट किया था? देखिए, बाइकआउट तो हमने किया था, स्वदेशी भी किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1920 में आएगा गांधी जी के अंदर, और नेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात करी थी। तो 3 ऑप्शंस तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 कहीं पर दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है सर, क्यों नहीं दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स 1 2 एंड 3, इट्स नॉट 3 नहीं गाइस, 1 2 4 है ये, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्शन क्या है? 1 2 4, 1 2 3 नहीं, 1 2 4, 1 2 4 ये नहीं है, ठीक है। तो 1 2 4, 1 2 का 4 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज इन 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया गया। यहां पर आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये कहां पर हुई थी। क्या ये लाहौर में हुई, दिल्ली में हुई, कलकत्ता में हुई या ढाका में हुई? तो गाइज यहां पर याद रखिएगा ढाका इज द राइट आंसर। और किसने इसको बनाया था? सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका जो हैं इसको फॉर्म कर रहे हैं। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका फॉर्म्ड क्या मुस्लिम लीग कब? 1906 में, ठीक है। 1906 के टाइम पर इसको बनाया गया। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज, बताइए भाई साहब हमारा बोलना क्या और क्वेश्चन का आना क्या। तो आपको दिख रहा है कहीं पर यहाँ पर? तो बिल्कुल सर आपको यहाँ पर दिख रहा है नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ठीक है। इनका नवाब सलीमुल्लाह, ये ढाका है, ढाका इज़ इन बांग्लादेश। सो इसको वहाँ पर बनाया गया था और ये एक ऑर्गेनाइजेशंस थी जो बात कर रही है मुस्लिम्स के बारे में, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट सिक्योर और वी हैव हमारे कुछ मतलब हमें भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? आपने यहाँ पर बताना है कि पहले मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे। मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट, मुस्लिम लीग 1906 में बन रही है भाई साहब। कौन इसके प्रेसिडेंट है यहाँ पर? आगा खान, हामिद खान, हसन खान, एम ए जिना। तो गाइज यहाँ पर याद रखेगा आगा खान वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भी अपने सेशंस करवाती थी जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इनके याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मुस्लिम डेपुटेशन मेट मिंटो। देखिए उस टाइम पर क्या हुआ था, मुस्लिम्स के एक डेपुटेशन, कुछ ग्रुप ऑफ मुस्लिम जो हैं वो मिलने गए थे मिंटो के साथ 1906 में शिमला में। किस बात के लिए, किस चीज़ के लिए वो मिलने वहाँ पर गए थे? ये शिमला डेपुटेशन था। और ये शिमला डेपुटेशन क्यों गया था गाइज, अगर ये आपने नहीं पढ़ा है, स्लाइड में शायद ये मैंने नहीं करवाया, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये डेपुटेशन बेसिकली मिलने गया था लॉर्ड मिंटो के साथ। उस टाइम वायसरॉय थे ये, और उनसे मिलने ये गया है। और यहाँ पर ये किस चीज़ के लेकर गए थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। और मिंटो ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई साहब दिया जाएगा आपको। क्यों नहीं दिया जाएगा? बिकॉज दे वांट टू डिवाइड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दे वांट टू डिवाइड द इंडियन नेशनलिज्म एंड दे वांट टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम सो दैट ऑल द नेशनल जो हमारे यहाँ पर एक्टिविटीज चल रही हैं वो शटल हो जाएं, वो मतलब उनका शट डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये क्यों जा रहे हैं 1906 में? ये 1906 में मौले मिंटो जो रिफॉर्म्स को लाने के लिए वहाँ पर गए थे। मौले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आए थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स को विभाजन करने की बात जो है वो करी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट देकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन देन के आपके एसएससी के एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट लेवल, जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को जो है किस नाम से जाना जाता है? क्या उनको मौले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेगफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, एक्ट ऑफ प्रोविडेंशियल एटॉमनी के नाम से जाना जाता है, या नन ऑफ दीज? तो गाइज इनको जाना जाता है मौले मिंटो रिफॉर्म्स के साथ। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर कम्युनल इलेक्टोरेट देने की बात हुई थी। कम्युनल इलेक्टोरेट की बात जो है वो हुई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। या आप यूं कह दो कि हिंदू मुस्लिम विभाजन जो है यहां पर देखा गया था। आगे बढ़े गाइस क्वेश्चन नंबर 23 पर। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, कौन से साल में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था इंडिया का? 1923, 1916, 1911, 1910? तो आपको बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं है, 1911 इज द राइट आंसर। 1911 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? दैट इज इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? बताइए
कहाँ से कहाँ तक कैपिटल को शिफ्ट किया जा रहा है, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली, कब? तो आप बोलोगे सर अगेन फिर से वही सवाल, 1911 ही तो है, आप क्यों हमें तंग कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के ला रहे हो। बट क्या करें भाई साहब, हमारा काम ही यही है, आप बच्चों को तंग करना। ऑलरेडी आप एग्जाम से तंग हो, ऊपर से हम लोग आपको अलग से तंग कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, आपने बताना है कि किसके पीरियड में, कौन वायसरॉय थे उस टाइम पर जब कैपिटल शिफ्ट हुआ था। तो याद कीजिए दिल्ली में किसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जब वो हाथी पे चल रहे थे। तो हमने देखा था कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जिसको हम कहते हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व था? क्या लॉर्ड हेडिंज थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड लॉरेंस थे, लॉर्ड मायो थे? तो आप बोलोगे सर हेडिंजे था, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया था कि इनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ें गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया है, बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली एट, किस पर फेंका गया था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया, नीचे उसका मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है। तो यहाँ पर लॉर्ड हेडिंज जो है इसका राइट आंसर होगा। हाँ, आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बता सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइए कि इस बॉम्ब केस में कौन कौन इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये जो हेडिंजे बॉम्ब केस जो हुआ था, ठीक है, ये जो हेडिंजे बॉम्ब केस जो हुआ था, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। चलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, नहीं पढ़ा है, नहीं याद आ रहा है तो गूगल कर लो, कुछ कर लो, लेकिन कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखना, ताकि हमें पता चल सके कि आप कितने जो है वो एक्टिव हो। नेक्स्ट अगर हम देखें, द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सूरत सेशन जहां पर कांग्रेस के दो विभाजन हुए थे, जहां पर कांग्रेस को बांटा गया था दो इक्वल, जहां पर कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में थे। तो आपने यहाँ पर बताना है कि उस टाइम वहाँ पर कौन से प्रेसिडेंट थे। तो अगर आपको ऑप्शन याद होगा तो यहाँ पर आप सीधा सीधा रास बिहारी घोष के साथ जो है वो चले जाओगे। आप बोलोगे सर रास बिहारी घोष ही तो थे उस टाइम पर। आगे बढ़े गाइस, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने यहाँ पर बताना है इनमें से सबसे पहले आपने क्रोनोलॉजी इनकी बतानी है। देखिए, सूरत स्प्लिट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ भाई साहब? 1907 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1900 कब हुआ? 1905 के आसपास, है ना। और आपने बताना फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में। तो 6, 5, 7 बताइए अब यहाँ पर क्या क्रोनोलॉजी बनेगी? 1, 2 और 3। तो कहीं दिख रहा है 3, 1, 2, कहीं 3, 1, 2 दिख रहा है। ठीक है, यहां पर बताइए इसका राइट आंसर। सॉरी, 2, 3, 1 आएगा ना इसका। सूरत स्प्लिट 1907, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। बताइए तो क्या है इसका, यहां पर क्या बन रहा है? क्रोनोलॉजी क्या बनेगी? 1, 2, 3। तो 3, 1, 2 देखिए, तो ऐसे बन रहा है ना ये 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन रहा है 2, 3, 1। ठीक है, ऐसे बन रहा है ना, 2 फिर 3 फिर 1, है ना, यही बन रहा है। तो ये आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। समझ आ गया? देखिए ये पहली वाली बनी, मतलब यहाँ पर पहला फिर ये 2 फिर ये 3। ठीक है, ऐसा कुछ आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हु कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? याद रखिएगा गाइस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक जीके का ये भी क्वेश्चन बनता है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है गोपाल जो है आपके किसको? ओके,
तो यहां पर क्या आंसर बनेगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 का देखना है, इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। तो याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 30 को, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ऑफ ड्रेन ऑफ इंडिया वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दी थी, तो ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इन लास्ट वीडियो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इनकी बुक का नाम आपने बताना था यहाँ पर, तो ये आप देखिएगा दादा भाई नौरोजी ने इसको दिया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहां पर इन्होंने इसके बारे में बात करी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया था। बाकी अगर आपको इस पीडीएफ का अगर आपको जो भी इस पीडीएफ का अगर आपको लोगो आई मीन टू से अगर आपको इस पीडीएफ की कॉपी चाहिए या इस पीडीएफ अगर इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, दैट इज़ मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और बाकी अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठाकुर, ठीक है, ठाकुर_93 करके आप मुझे जो है यहाँ पर इस चैनल को फॉलो कीजिए, और वहाँ पर मैं आपको जो है इसका कैपिटल में लिख देना, ये भाई साहब कैपिटल में लिख देना ठाकुर93, और वहाँ पर जो है मैं इसको आपके जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आप वहाँ से इसको इजीली एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, और बाद में जब इसका प्रिंट आउट लोगे ना तो घर बैठकर इसको सॉल्व करना कि आपने जो चीज़ें पढ़ी आपके लिए एज अ टेस्ट भी काम करेगा। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स गाइज। एंड एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कभी करें, एंड कमेंट्स करना तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ज़रूरी ही है, तो आप कर सकते हो। तो चले गाइज, आज यहीं पर आपका विराम लेते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर। हैव अ नाइस डे गाइज, थैंक यू सो मच।